तो आइए फ्रेंड्स, अभी हम अपना हिंदी में आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक हमने संधि के बारे में पढ़ा था, तो अभी आज स्टार्ट करते हैं इस क्लास में उपसर्ग एवं प्रत्यय। देखो, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है वो हिंदी में, इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो किसी शब्द के पहले आए। ठीक है। प्रत्यय होता है सफिक्स, जो किसी शब्द के बाद में आए। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या हैं? शब्दांश हैं, ये शब्द के अंश हैं। ठीक है। शब्द के पहले जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग की परिभाषा अगर देखें तो शब्द के पहले ये जुड़ जाते हैं और उस शब्द का पूरा अर्थ बदल देते हैं या उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आचार्य में प्र जुड़ के प्राचार्य बन जाएगा। प्र प्लस आचार्य बराबर प्राचार्य। अनु प्लस चर बराबर अनुचर। अनुचर कौन होता है? चर मतलब चरण करने वाला, अनु मतलब पीछे, तो पीछे से चरण करने वाला कौन होता है? नौकर। अनुचर को क्या बोलते हैं? नौकर। दो प्लस काल बराबर दुकाल, यानी खराब समय। वे प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान। उपसर्ग देखो, संस्कृत में टोटल 22 हैं, हिंदी में होते हैं कुछ उर्दू के उपसर्ग होते हैं। तो अभी हम हिंदी के उपसर्ग की अगर बात करें तो इसको एक दोहा टाइप का बनाया हुआ दोस्तों। इसमें सारे जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो समा जाते हैं। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये गाना टाइप है। अति अधि अनु अप अभि अव आ उत उप दोर दुस ने परा परे प्रति प्र वे सम शून्य सा। ये दोहे से हम याद रख सकते हैं सारे उपसर्ग को, हिंदी वाले। अति अधि अनु अप अभि अव आ उत उप दोर दुस ने परा परे प्रति प्र वे सम शून्य सा। जैसे देखो, ये अध्यक्ष है। अध्यक्ष में क्या है? अध्यक्ष में जो उपसर्ग है वो क्या है? अधि है। अगर इसमें सवाल आता है अधि या अध में से कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है अध्यक्ष में, तो अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही अत्याचार में अत जुड़ा हुआ है या अति, तो इसमें अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है अत्याचार में। संस्कृत को तत्सम भी कहते हैं। संस्कृत शब्द जो होते हैं वो तत्सम भी होते हैं। इसमें उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? देखो, संस्कृत शब्दों से जो पहले लगते हैं। ठीक है। ये देखो, उपसर्ग है, उनका अर्थ है और ये उनके उदाहरण हैं। तो उपसर्ग पहला है जैसे अति, उस दोहे से ही निकाला हमने। पहला है अति। अति का मतलब होता है अधिक या सीमा से परे। जैसे अति वृद्धि या अति गंध। ठीक है। अधिक वृद्धि या फिर अधिक सीमा से परे वृद्धि, या फिर अति गंध मतलब सीमा से ज़्यादा गंध, बहुत ज़्यादा गंध वाला। ठीक है। दूसरा उपसर्ग देख लेते हैं अधि। अधि मतलब अधिक या ऊपर, या श्रेष्ठ या समीपता। जैसे अधिकार, अध्यादेश, अधिकृत। ठीक है। तीसरा उपसर्ग देखो अनु। अनु मतलब पीछे या क्रम या समानता। इसका उदाहरण देख लो। अनुमान, अनुचर, अनुकूल, अनुज। अनुज मतलब जो पीछे जन्म ले। अनु मतलब पीछे और ज मतलब जन्म, जो पीछे जन्म ले वो कौन होगा? अनुज होगा। ऐसे ही चौथा उपसर्ग देख लेते हैं अप। अप मतलब बुरा या अभाव। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। अपराध, अपमान, अपवर्तन, अपकार। ठीक है। अपव्ययी। ठीक है। व्ययी मतलब व्यय करने वाला। अप मतलब कम, तो कम व्यय करने वाला क्या हो जाएगा? अपव्ययी हो जाएगा। ठीक है। अप हो गया। अप देखो, अप मतलब निकट। अप्यमान, किसी वैल्यू के निकट जो होगा अप्यमान हो गया। अपिधान। ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट उपसर्ग नंबर 6 अभि। अभि मतलब सामने या अधिक या अच्छा। अभिमान मतलब तनिक ज़्यादा घमंड को क्या बोलेंगे? अभिमान। अभि मतलब थोड़ा ज़्यादा या फिर अधिक या सामने, तो मान मतलब घमंड, अभि मतलब तनिक ज़्यादा घमंड। ठीक है। अभिसार, अभियोग, अभ्यागत। ठीक है। अगला उपसर्ग देख लेते हैं अव। अव मतलब पतन या हीनता या उल्टा। ठीक है। अवनति, अवकाश, अवगुण। आ देख लेते हैं नेक्स्ट उपसर्ग आ मतलब तक या सब या तरफ से या और। आदर, आगमन, आभार, आजीवन, आमरण मतलब मरने तक। सर से पैर तक को क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक। बच्चों से बूढ़ों तक मतलब आबाल वृद्ध। ठीक है। उर्दू या तुर्की फारसी शब्द हैं ये, जो बाजार और लश्कर शब्द है वो उर्दू शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग देख लेते हैं उत। उत या उद, इसका मतलब होता है ऊपर या अधिक। उदाहरण देख लेते हैं उत्कर्ष, उद्रेक,
उद्भव या उत्तम। अब नेक्स्ट उपसर्ग देख लेते हैं उप। उप मतलब समीप, सहायक या छोटा। उदाहरण देख लेते हैं उपासना, उपहार, उपयुक्त। दोह। दोह। दोह में कौन कौन से आएंगे, देखो दुर आएगा, दुस आएगा, दुष या दुष आएगा, ठीक है। दोह मतलब बुरा, दुष्ट या कठिन। इसके उदाहरण देख लेते हैं दुर्गम, दुस्साहस या दुर्जन। ने मतलब बहुत नीचे या अलावा। निवास, निकेतन, ठीक है। निवास, वास मतलब बसने वाली जगह, निवास मतलब नीचे बसने वाली जगह है। नेह। नेह में कौन कौन से आएंगे, निस आएगा और निर आएगा। इसका मतलब क्या होता है, बहुत या फिर नीचे या फिर अलावा। जैसे निर्देश, निर्वेश, निरीक्षण, ठीक है। परा देख लेते हैं नेक्स्ट उपसर्ग, 14वां उपसर्ग परा। परा मतलब विपरीत या अनादर। पराकाष्ठा, परावर्तन, ठीक है। परामर्श हो गया, ये इसके उदाहरण हो गए। फिर नेक्स्ट 15वां नंबर उपसर्ग परे। परे मतलब चारों ओर या आसपास। परिचय, परिणय, परिवर्तन, पर्यावरण। नेक्स्ट देख लेते हैं प्र मतलब अधिक, ऊपर या आगे। प्रणाम हो गया, प्रस्थान हो गया, प्रख्यात हो गया। प्रत्य देख लेते हैं प्रत्य। प्रत्य मतलब विपरीत, समान या प्रतीक। प्रतिकूल हो गया, प्रतिहार हो गया, प्रतिमूर्ति हो गई। वे देख लेते हैं, वे मतलब विशेष, रहित या विपरीत। विहार हो गया, विमर्श हो गया, विदेश हो गया, ठीक है। सम देख लेते हैं नेक्स्ट 19वां। सम मतलब संयोग या पूर्णता। संतोष, संचय, संशोधन, ये इसके उदाहरण हो गए। सु मतलब अच्छा या सरल। स्वागत, सुप्रसागत, सुकर्म, सुयश, ठीक है। हिंदी उपसर्ग देख लेते हैं अभी। उपसर्ग में देखो ये उपसर्ग हैं, इधर उनका अर्थ है, इनके उदाहरण हैं। उपसर्ग अ देखो हिंदी का। अ मतलब निषेध या अभाव। जैसे अमोल है, अपढ़ है, अजान है, अलग है। अध। अध मतलब आधा। अध खिला है, अध कचरा है। अन मतलब अभाव या निषेध। अनजान है, अनमोल है, अनसुनी है। उन मतलब एक कम, जैसे 29 है, 39 है। उर्दू उपसर्ग देख लेते हैं, जो उर्दू शब्दों से पहले लगे हों वो उर्दू उपसर्ग होंगे। जैसे बे है, बे मतलब बिना। जैसे बेवफा है, बेअदब है, बेमतलब है, ठीक है। बे मतलब बिना। बा मतलब साथ में, जैसे बावफा है, बाअदब है। ला मतलब बिना। ला इलाज, लाम का, लाचार। हम मतलब साथ में, जैसे हमरा, हम सफ़र, हमराज। खुश मतलब अच्छा, जैसे खुशबू, खुशहाल, खुशनुमा। बद मतलब बुरा, बदनाम, बदबू, बदहवास, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हिंदी उपसर्ग, जो हिंदी शब्दों से पहले लगे हों, ठीक है। ये उपसर्ग हैं, उनका अर्थ है, ये उदाहरण है। जैसे हिंदी उपसर्ग ये एक उन है, उनका मतलब एक कम। जैसे 49 है, 59 है, 29 है, ठीक है। उपसर्ग बड़ा ओ हो गया, बड़े ओ, उसका अर्थ होता है हीनता या कमी। अवघड़ हो गया, अवघट हो गया, अवगुण हो गया, ठीक है। क या को का अर्थ होता है बुरा। कुपूत, कुपात्र, कुठौर, ये इसके उदाहरण हो गए। स या सो या स का मतलब होता है अच्छा या सहित। सुकर्म हो गया, सुपूत हो गया, सुलेख हो गया, सजग हो गया। दो मतलब बुरा या हीन। दुकाल हो गया, दुलारा हो गया, दुसाध हो गया। ने मतलब नहीं या अभाव। निधड़क हो गया, निहत्ता हो गया, निडर हो गया। अ प्लस धर्म बराबर अधर्म। अन प्लस उदार बराबर अनुदार। प्रत्यय देख लेते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें तो मीठा प्लस आई मिठाई, इसमें आई क्या है, प्रत्यय है। नमक प्लस ईन बराबर नमकीन, तो इसमें ईन क्या है, प्रत्यय है। लूट प्लस एरा बराबर लुटेरा, एरा क्या है, प्रत्यय है। धर्म प्लस इक बराबर धार्मिक, ये इक क्या है, प्रत्यय है। धर्म क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। अब प्रत्यय की अगर बात करें तो दो तरह के प्रत्यय होते हैं, एक तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय और दूसरा कृत या कृदंत प्रत्यय। जो तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय होता है, इसका क्या है, देखो इसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में ये जुड़ते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम या किसी विशेषण के अंत में जुड़े हैं वो तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय होते हैं। जैसे कुल प्लस ईन बराबर कुलीन। वर्ष प्लस इक बराबर वार्षिक। पुरुष प्लस त्व बराबर पुरुषत्व। गुण प्लस वान बराबर गुणमान। अपना प्लस पन बराबर अपनापन। दुखी प्लस आरा बराबर दुखियारा। अब कृत या कृदंत प्रत्यय की अगर बात करें तो ये क्रिया के अंत में जुड़े रहते हैं।
इसको कृत प्लस अंत बराबर कृदंत बनता है। क से क्रिया और क से कृदंत। पी प्लस अक्कड़ बराबर पियक्कड़। जल प्लस अन्न बराबर जलन। रक्ष प्लस अन्न बराबर रक्षण। तैर प्लस आग बराबर तैराक। लिख प्लस आवट बराबर लिखावट। आ जाओ दोस्तों आगे हिंदी उपसर्ग और कुछ देख लेते हैं। हिंदी उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उपसर्ग देखो बिन है, जैसे बिन मतलब निषेध। उदाहरण देखो इसका, बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन देखा। उर्दू उपसर्ग देख लेते हैं कुछ, जैसे कम, कम मतलब हीन या थोड़ा, कमज़ोर, कम समझ, ये इसके उदाहरण हो गए। खुश, खुश मतलब अच्छा, खुशबू, खुश मिजाज, खुश दिल। गैर, गैर मतलब नहीं या अभाव। गैर हाजिर, गैर मिजाज, गैर मुमकिन। दर, दर मतलब में, दरअसल, दरबार, दरकार। ना, ना मतलब अभाव, नापसंद, नादान, नाराज। ब, ब मतलब अनुसार में, बनाम, बदौलत, बेइज्जत, बकौल। बद, बद मतलब बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत। बा, बा मतलब साथ में, बावफा, बामुलाहजा, बा इंसाफ। बिला मतलब बिना, बिला कैद, बिला कसूर, बिला शक। बे मतलब बिना, बेईमान, बेशरम, बेदर्द, बेचारा, बेचैन। ला मतलब बिना, लाचार, लावारिस, लाजवाब। सर, सर मतलब मुख्य, सरताज, सरगना, सरकार, सरहद। हम मतलब बराबर, हम उम्र, हम सफ़र, हम वतन। हर मतलब प्रत्येक, हर रोज, हर साल, हर जगह। उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त अन्य शब्द देख लेते हैं। जैसे अ है, अ से क्या क्या बनता है, अज्ञान है, अधर्म है, अनीति है। अन, अनधिकार, अन प्लस अधिकार। अनादर, अन प्लस आदर। अनिच्छा, अन प्लस इच्छा। अनुदार, अन प्लस उदार। अधः है, अधः, अधोगति, अधः पतन, अधोभाग, अधः स्थल। अंत है, अंतःकरण, अंतस्थ, अंतर्ज्ञान, अंतर्दशा। अंत मतलब भीतर वाला। अलम, अलम मतलब सजावट, जैसे अलंकार है, अलंकृत है। आभे, आभे जैसे आविर्भाव, आविष्कार। इतिहास या इतिवृत्ति। को का या कद, इसका मतलब होता है बुरा। कुकर्म, कुरूप, कापुरुष, कदाचार, कुचाल, कुडौल, कपूत, कुपूत। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। अभी आ जाओ नेक्स्ट। चिर, चिर जैसे चिरकाल है, चिरंजीवी है, चिरायु है। तिर, तिरह, तिरह जैसे तिरोहित है, तिरस्कार है। न मतलब नग, न मतलब नहीं, ग मतलब जाता। तो नग किसका पर्यायवाची है, पहाड़ का है, जो कहीं नहीं जाता, एक ही जगह स्थिर रहता है। नग, नग मतलब पहाड़। नास्तिक, नपुंसक, जिसमें पुरुष नहीं है। नपुंसक मतलब जिसमें पुरुष नहीं है। नाना, नाना मतलब अनेक, जैसे नाना रूप, नाना जाति। पुरह, पुरह मतलब जैसे पुरस्कार है, पुरोहित है। पुरा मतलब पुराना, पुरातत्व, पुरातन। पुनः, पुनः मतलब पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनरुक्त। प्राक, प्राकथन, प्रागैतिहासिक। प्राक प्लस ऐतिहासिक बराबर प्रागैतिहासिक। प्रादो मतलब प्रादुर्भाव है। बहिर्द्वार हो गया, बहिष्कार हो गया। स मतलब जैसे सबूत है, सविनय है, सकुशल है, सावधान है, सचेत है, सवेरा है, सजग है, सहेली है। सहेली मतलब हला, साथ में खेलने वाली। सह मतलब साथ, सहगामी, सहचर, सहानुभूति, सहोदर। साथ अनुभूति मतलब सहानुभूति। सत, सत का क्या है, जैसे सज्जन है, सदाचार है, सदिच्छा है, सदगुरु है, सत्पात्र है। स्व, जैसे स्व का क्या है एग्जाम्पल, स्वतंत्र है, स्वदेश है, स्वाभिमान है। स्वयं, स्वयंभू है, स्वयंवर है, स्वयं सेवक है। पर मतलब अन्य, जैसे परदेश, परावलंबी, जो दूसरे पर निर्भर हैं उनको परावलंबी बोलते हैं। पर प्लस अवलंबी। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों। इस चैप्टर का नाम है वर्णमाला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेसिक्स एकदम हिंदी का। ठीक है, वर्णमाला में देखो क्या है, वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं। जैसे छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि वाला र, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ। ये 11 क्या हैं, स्वर हैं। फिर छोटी अंग आती है। छोटी अंग क्या है, अनुस्वार है। अनुस्वार का मतलब जो स्वर के पीछे पीछे चलता है, तो छोटी अंग अनुस्वार हो गई। बड़ी अंग जो होती है उसको विसर्ग बोलते हैं। छोटी अंग और बड़ी अंग दोनों को मिला के अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है,
फिर आता है व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग में जैसे 5 वर्ण आते हैं, कौन कौन से? क, ख, ग, घ, य। ठीक है। फिर च वर्ग आता है, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग आता है फिर ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग आता है फिर त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग आता है प, फ, ब, भ, म। फिर अंतस्थ आते हैं। अंतस्थ मतलब जो अंत में स्थित हैं, य, र, ल, व। ठीक है। फिर संघर्षी या ऊष्म व्यंजन आते हैं, श, श, स और ह। ठीक है। फिर संयुक्त व्यंजन आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। फिर द्विगुण या उत्क्षिप्त आते हैं, उत्क्षिप्त ड, ळ या ढ, ड़ और ढ। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं इनका जो उच्चारण स्थान है सभी का कहाँ कहाँ पे है। देखो, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, मतलब क, ख, ग, घ और अंग, ये इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। च, छ, ज, झ, य। च वर्ग के जो 5 वर्ण हैं ये इनका कहाँ पे है उच्चारण स्थान? तालु है। ट वर्ग जो है ट, ठ, ड, ढ, ण इनका मूर्धा है। त वर्ग का त, थ, द, ध, न का दंत है। प, फ, ब, भ, म का ओष्ठ है। अच्छा दोस्तों, क से लेके और जो म तक हैं इनको क्या बोलते हैं? 5 × 5 ये 25 व्यंजन हैं टोटल, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। और जो च, छ, ज, झ, य हैं इनको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। और जो क से लेके म तक हैं इन सभी को स्पर्शी बोलते हैं। लेकिन स्पर्श संघर्षी कौन को बोलते हैं? च, छ, ज, झ, य। च वर्ग के जो 5 वर्ण हैं उनको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। ठीक है। जो अंग, यण, नम जो 5 ये वर्ण हैं, अंग, यण, नम, इनको अनुनासिक बोलते हैं या पंचमाक्षर बोलते हैं, नाक के बल ये बोले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आ जाओ दोस्तों, जो क है, देखो छ है, क्षेत्रीय छत्रीय वाला छ जो है वो क और मूर्धन्य स से मिलके बना है। त्र जो है वो आधा त और पूरा र से मिलके बना है। ज्ञा जो है वो आधा ज और अंगा से मिलके बना है। श्र जो है आधा तालव्य श और प्लस पूरा र से मिलके बना हुआ है। ठीक है। स्वर की अगर हम बात करें, देखो स्वर के जो भेद होते हैं वो मूल स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं। 11 जो स्वर हैं उनको अगर हम बाइफरकेट करें तो 2 चीज़ में बांट सकते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर में। मूल स्वर में आपके अ, आ, ई, उ और ऋ आते हैं। संयुक्त स्वर में आपका छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ आते हैं। अभी देख लेते हैं, मूल स्वर को भी बाइफरकेट कर सकते हैं हम मूल ह्रस्व में और मूल दीर्घ में। मूल ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो मूल ह्रस्व में छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि वाला र, री आती है। मूल दीर्घ की अगर बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ आता है। संयुक्त स्वर जो है वो देखो, छोटा ए जो है वो छोटा अ और छोटी ई से मिलके बना है। बड़ी ए जो है वो छोटा अ और छोटी ए से मिलके बना है। बड़ा ओ जो है वो छोटा अ और छोटा उ से मिला है, बना है। बड़ा अ जो है वो छोटा अ और छोटे ओ से मिलके बना हुआ है, बड़ा ओ। देखो, जो तालव्य स है, आधा तालव्य स प्लस र मिलके श्र बनाता है। आधा तालव्य स और पूरा र मिलके श्र बनाता है। श्रवण उसका एक उदाहरण है। श्रवण जो है उसमें क्या है? आधा तालव्य स और पूरा र है। अब ऐसे वहीं जैसे श्रृंगार देखें हम तो आधा तालव्य स है इसमें और ऋषि वाला र है तो श्रृंगार में। ऐसे ही हम स्वान की बात करें हम तो आधा तालव्य स और पूरा व है स्वान में। ठीक है। इसको ऐसे भी करते हैं, वाह आधा चढ़ जाएगा, पूरा वाह है लेकिन आधा में चढ़ेगा वो, तो उसको चढ़ाएंगे तो सवारी जो करता है बलवान सवारी करता है, जो बड़ा है वो सवारी करेगा। तो आधे श में वह मिलके आ का डंडा फिर न स्वान हो जाएगा। ऐसे ही आधा स तालव्य स प्लस छ, तो निश्चिंत इससे लिखेंगे अगर हम तो आधा स है और च हो जाएगा ये, या फिर च आधा बना के आधे श में पर चढ़ा देंगे। ठीक है। बलवान सवारी करता है। युद्ध में अगर हम बात करें तो नीचे ध लगा हुआ है इसमें, द में दिखने में तो ये लग रहा है कि द पूरा है और ध आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नीचे चढ़ा हुआ रहता है वो बलवान माना जाएगा। बलवान हमेशा सवारी करता है तो पूरा होगा। जब उसको तोड़ेंगे तो यू प्लस आधा द आएगा, पूरा ध आएगा। ठीक है। द्वारा है, जैसे द्वारा में वह नीचे चढ़ा हुआ है, देखने में ऐसा लग रहा है कि वह आधा है, एक्चुअल में लेकिन द आधा है और वह पूरा है। तो आधा द प्लस वाह
प्लस रा, ठीक है। हिंदी में मूलतः 46 वर्ण हैं, 11 आपके स्वर हो गए, 2 आपके अयोगवा हो गए, छोटी अंग बड़ी अंग, और 33 आपके हो गए व्यंजन। तो टोटल ये हो गए 46। लेकिन अगर ऐसा सवाल में पूछता है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो 52 है। तो एक्चुअल में ह तक ही व्यंजन होते हैं। छ त्र ज्ञ जो हैं वो संयुक्त व्यंजन हैं, और ढ और ढ द्विगित और उत्क्षिप्त हैं। तो इनको भी अगर हम मिला लेते हैं 46 में 4 और 2 6, 6 और मिला लेते हैं तो 52 हमारे कुल वर्णों की संख्या आ जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। वे ध्वनियाँ जो मूलतः हिंदी की नहीं हैं उनको आगत, आगत मतलब आया हुआ अथवा ग्रहित, ग्रहण किया हुआ ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे क, ख, ग, ज, फ, औ। जैसे जय, हिंदी में ज से बनता है जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। लेकिन वहीं फारसी शब्द जो ज़रा है, ज़रा मतलब थोड़ा, तो ज में नुक्ता लगा देंगे तो ज़रा हो जाएगा, ज़रा मतलब थोड़ा। ऐसे जीवन हिंदी वर्ड है, लेकिन जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी कैसा है, फारसी या अरबी वर्ड है, ठीक है। बोलने में जैसे बॉय, बॉय को बोलेंगे बॉय, बाय नहीं बोलेंगे, बॉय, बॉय मतलब चंद्रा, आधा चंद्र, बिंदी नहीं रहेगी, चंद्रा रहेगा बाय में। डॉक्टर में जैसे ये भी क्या है कि फारसी शब्द है ये, ठीक है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत। ह्रस्व में, ह्रस्व मतलब छोटा, जैसे अ है, दीर्घ में बड़ा, जैसे बड़ा आ है। प्लुत में क्या है, जैसे अगर हमें बड़े आ में क्या है, एक छोटा और दूसरा भी छोटा मिला हुआ है तो वो बड़ा आ बना है। तो ऐसे अगर उससे भी ज़्यादा हमें 3 बार बनाना है तो वो प्लुत में जाएगा, प्लुत होगा वो। जैसे हिंदी में ओनली एक ही वर्ड है जो प्लुत है, जैसे ओम है, ओम में क्या है, ओ को कम से कम 3 बार बोलते हैं ओम में, ठीक है। तो ये प्लुत है ओम जो है। ह जो है हिंदी शब्दकोश तथा वर्णमाला का अंतिम वर्ण है, ये भी याद रखना है। वर्ण वे ध्वनियाँ जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अक्षर क्या है, जो तोड़े जा सकते हैं। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि मतलब आवाज़। जैसे क क्या है, पूरा क एक अक्षर है, इसमें आधा क तो व्यंजन है और छोटा अ इसमें स्वर मिला हुआ, तब जाके पूरा क बनता है। तो जो अक्षर होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, वो व्यंजन और स्वर दोनों की मदद से बनते हैं। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन होते हैं। वर्ण विच्छेद देख लेते हैं। स्वर व्यंजन को अलग अलग करना या लिखना ही वर्ण विच्छेद है। जैसे पूरा क को अगर हमें तोड़ना है तो आधा क प्लस अ में टूटेगा। कम को तोड़ना है, जैसे क प्लस अ प्लस म आधा प्लस पूरा अ। कमी को तोड़ना है तो आधा क प्लस अ प्लस म प्लस बड़ी ई। क्रमी को तोड़ना है तो आधा क प्लस ऋषि वाला र प्लस म आधा आएगा और बड़ी छोटी ई आएगी प्लस में। क्रम, क्रम में आधा क प्लस आधा र प्लस छोटा अ प्लस आधा म प्लस छोटा अ। संत, संत में आधा स प्लस अ प्लस आधा न प्लस त प्लस अ। कर्म में क आधा प्लस अ प्लस र प्लस र आधा प्लस म आधा प्लस आधा अ, ठीक है। प्रतिस्पर्धा को तोड़ना है, जैसे वर्ण विच्छेद करना है अगर हमें प्रतिस्पर्धा का, तो आधा प आएगा, आधा र आएगा, फिर अ आएगा, फिर त आएगा आधा, फिर छोटी ई आएगी, फिर श आएगा आधा, फिर आधा प आएगा, फिर अ आएगा, फिर आधा र आएगा, फिर आधा ध आएगा, फिर बड़ा आएगा, ठीक है। जैसे मेरे नाम को ही तोड़ना है श्याम, तो आधा तालव्य श आएगा, आधा य आएगा, बड़ा आएगा, म आएगा आधा प्लस अ आएगा। मृदु को तोड़ना है तो आधा म आएगा, फिर ऋषि वाला री आएगा, प्लस आधा ध आएगा, प्लस उ आएगा। हिंदी को शब्दकोश में शब्दों को देखने का तरीका देख लेते हैं। जैसे 3 शब्द मान के चलो, कमल, कबूतर और क्लांत। इसमें अगर हिंदी शब्दकोश की बात करें तो पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, इसको जानने के लिए हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। कमल को देखो तोड़ेंगे हम, आधा क प्लस अ प्लस आधा म प्लस अ। कबूतर को तोड़ेंगे क आधा प्लस अ प्लस ब आधा प्लस उ। क्लांत को तोड़ेंगे क प्लस ल आधा, आधा क प्लस आधा ल प्लस आ प्लस न प्लस त आधा प्लस अ, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन सा आ जाएगा, क के बाद में क और अ तो पहले और दूसरे में आ रहा है, लेकिन उसके बाद में जो पहले वाले में म आ रहा है, दूसरे वाले में ब आ रहा है, तो ब हिंदी शब्द को उसमें पहले आता है वर्णमाला में, तो पहले नंबर पर कबूतर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर कमल हो जाएगा, इसी तरह से तीसरे नंबर पर क्लांत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
ऐसे ही जैसे दो शब्द हैं, एक त्वरित और ज्वार, तो इसमें ज्वार पहले आएगा, त्वरित बाद में आएगा। शब्दकोश में सबसे पहले छोटी जो अंग है वो आती है सबसे पहले, अ से भी पहले छोटी अंग आती है। फिर अ पे चंद्र बिंदी वाला अ आता है, फिर अ आएगा, फिर आ आएगा, फिर ई आएगी, फिर ई छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ। ठीक है। जैसे अंश और अमर की हम बात करें तो अंश पहले आएगा हिंदी शब्दकोश में, अमर बाद में आएगा। तो उसके बाद में देखो क आएगा, क के बाद में छतरी वाला छ आएगा। ठीक है, क्योंकि छतरी वाला छ किससे मिलकर बना है, क प्लस मूर्धन्य स से मिला है। ठीक है, फिर ख आएगा, फिर ग आएगा, फिर घ, फिर अंगा। ठीक है, फिर च आएगा, फिर छ आएगा, फिर ज आएगा, ज के बाद में ज्ञा आएगा। ज्ञा किससे मिला है, ज और चूलिमुनिया से मिला है। फिर झ आएगा, चूलिमुनी आएगी, ट, फिर ठ, फिर ड, ड के बाद में ड़ आएगा, ड़। ठीक है, द्विगुण है ना, जो द्विगुण या फिर क्या बोलते हैं इसको, द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, फिर ढ के बाद में ढ आएगा, ढ के बाद में ढ आएगा, फिर ढ आएगा, त आएगा, फिर त्र आएगा। त्र किससे मिलकर बना है, त आधे से और र से। ठीक है, फिर थ आएगा, द आएगा, फिर ध आएगा, फिर न आएगा, फिर प, फ, प, भ, म आएंगे, फिर य, र, ल, व आएंगे, फिर स के बाद में श्र आएगा। श्र किससे मिला है, आधे तालव्य श से और र से, तो स के बाद में श्र आएगा, तालव्य श के बाद में श्र आएगा, फिर मूर्धन्य श आएगा, फिर स आएगा, फिर ह आएगा। तो ये हमने देखा, क्लियर कट है। ये हिंदी वर्णमाला के शब्दकोश के हिसाब से अगर जाएं तो हिंदी वर्णमाला का सबसे अंतिम अक्षर कौन सा है, ह है। ठीक है, छतरी को जैसे हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ोगे, आधा क प्लस मूर्धन्य श आधा प्लस अ आएगा छतरी में। त्रिशूल तोड़ोगे तो आधा त आएगा प्लस र आएगा। ठीक है, ज्ञानी तोड़ोगे तो आधा ज और अंग आएगी प्लस आ आएगा। ठीक है, अभी देख लो, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग है। ठीक है, क ख ग घ ये कंठ है इनका बोलने का स्थान। क वर्ग भी बोलते हैं, संस्कृत में इसको को बोल देते हैं, को मतलब क वर्ग से ही है। फिर च छ ज झ इनका तालु है और इसका च वर्ग बोलते हैं, या फिर संस्कृत में चू भी बोल देते हैं। ठीक है, पहला अक्षर जो है उसी में उ छोटे की मात्रा लगा के इनको पूरे को उसी ब्रैकेट में ले लेते हैं। ट ठ ड ढ ण इनका मूर्धा है, इसको टो वर्ग भी बोलते हैं, ट वर्ग भी बोलते हैं। त थ द ध न इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसको त वर्ग भी बोलते हैं, तो भी बोलते हैं। प फ ब भ म इसका ओष्ठ है और इसको पो भी बोलते हैं। ठीक है, अंतस्थ की बात करें तो य र ल व ये इनका जो य र ल व, ठीक है, उसमें है श श स और ह। ठीक है, अभी देखो, य और श तालव्य श का तालु है, र और मूर्धन्य स का मूर्धा है, ल और स का दंत है, व का दंतोष्ठ है और ह का कंठ है। उच्चारण सूत्र देख लेते हैं दोस्तों, इनसे आराम से हम उच्चारण याद कर सकते हैं सभी के। तो सबसे पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ मतलब अ हो गया, अ के साथ में बड़ा आ गया, छोटा आ बड़ा, को मतलब क वर्ग, क ख ग घ यहाँ, और ह मतलब ह हो गया, विसर्जनीय मतलब विसर्ग हो गया बड़ी अंग। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, छोटा बड़ा क ख ग घ यहाँ और ह और बड़ी अंग, ये सब का क्या है, कंठ है। नेक्स्ट आ जाओ, इच्चु यशानाम तालुः, इच्चु यशानाम तालुः। ए मतलब छोटी ई बड़ी, इच्चु मतलब च वर्ग, च छ ज झ य और फिर य अंतस्थ जो है य आ जाएगा और तालव्य सा आ जाएगा। तो तालव्य सा इनका सबका क्या है, तालु है। छोटी बड़ी च छ ज झ य और तालव्य श इनका क्या है, उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट आ जाओ, ऋतु रसाणाम मूर्धः। तो ऋषि वाला र, फिर ट वर्ग जो है ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ळ,
और र और फिर मूर्धन्य स, इनका क्या है, सबका मूर्धा है। फिर देखो लृतुलसानाम दन्तः, लृतुलसानाम दन्तः, चौथा सूत्र क्या है, लृतुलसानाम दन्तः। लृ तो संस्कृत वर्ड है, हिंदी में यूज नहीं होता। तो उसके बाद तो मतलब त वर्ग, त थ द ध न। फिर लसानाम, ल और सड़क वाला स, ये सब मिल के इनका कहाँ का है, दंत से है इनका उच्चारण स्थान, लृतुलसानाम दन्तः। ठीक है। उप ओष्ठोः, उप ओष्ठोः, ओ मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ, पो मतलब पवर, प फ ब भ म, ओष्ठो मतलब होठ, इनका होठ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, प फ ब भ म का ओष्ठ है। ठीक है, उच्चारण स्थान। छोटी ए बड़े ए का कंठ तालु है, छोटी ए और बड़ी ए का, छोटी ए और बड़ी ए का क्या है, कंठ तालु। ए आई कंठ तालु। छोटा ओ बड़े ओ का क्या है, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। और व का क्या है, दंत ओष्ठ, व का क्या है, दंत ओष्ठ। अब देखो दोस्तों, जैसे अंग है ये कवर का पंचमाक्षर है। जैसे हम पहले दिनांक कैसे लिखते थे, दिनांक क नीचे आ जाती थी अंग में। या फिर जैसे गंगा लिखना है तो अंगा ऊपर रहेगी, ग आधा इसके नीचे चढ़ा देंगे। तो गंगा, गंगा गा पूरा है लेकिन नीचे चढ़ा दिया है ये आधा। तो बलवान सवारी करता है तो उसके हिसाब से गंगा ऐसे लिखते थे, लेकिन अभी चलन में गंगा ऐसे ही है ना। दिनांक कभी ऐसे लिखते हैं, दे ना में अंक की बिंदी और क ऐसे लिखते हैं। ठीक है। जैसे ड और ढ में क्या अंतर है, ड से जैसे डमरू बनता है, और ढ क्या है, उत्सित है, कड़वा, कड़वा। डमरू कड़वा नहीं बोलते ना, कड़वा बोलते हैं, कड़वा, कड़वा, तो ड यूज आएगा। पढ़ाई, 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 ढ आएगा। ढ और ढ में, उत्सित में क्या अंतर है, ढ मतलब ढाबा, ढाबा में ढा आएगा। पढ़ाई, ढाई आएगा, ढाई। पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। यू कांट इवन इग्नोर ए बिंदी, दैट इज वाई इट इज ए हिंदी। बिंदी भी तुम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। प्राणत्व के आधार पर वर्ण भेद देख लेते हैं। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राण या कम वायु या हवा लगे वो अल्प प्राण होते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखो 1, 3, 5 अंतस्थ और सभी स्वर। 1, 3, 5 अंतस्थ और सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राण या अधिक वायु लगे, तो 2, 4 एंड ऊष्म। 1, 3, 5 अंतस्थ एंड सभी स्वर किस में आएंगे, अल्प प्राण में। और महाप्राण में कौन कौन से आएंगे, 2, 4 एंड ऊष्म। ऊष्म कौन से होते हैं, श और ह। ठीक है। 1, 3, 5 अंतस्थ अल्प प्राण और सभी स्वर। 1, 3, 5 अंतस्थ एंड सभी स्वर अल्प प्राण में। 2, 4 और ऊष्म महाप्राण में। ठीक है। इनमें से महाप्राण व्यंजन सुनिए, जैसे म, ठ, ड और प। अगर म की बात करें तो 5वें उसमें आता है, ठ जो है दूसरे उसमें आता है ग्रुप में, ड जो है तीसरे में आता है, प पहले में आता है। तो महाप्राण के हिसाब से क्या था, 2, 4 और ऊष्म महाप्राण होते हैं। तो ठ एक अकेला ऐसा वर्ण है जो 2 वाले नंबर पर आता है, तो ये महाप्राण होगा ठ। स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण भेद देख लेते हैं। देखो घोष और सघोष देख लेते हैं। घोष और सघोष एक ही चीज़ है, अघोष और होता है। घोष समानार्थी हैं, ये घोष और सघोष क्या हैं, समानार्थी हैं। गुनगुनाहट वाले जो झनकृत वाले जो शब्द होते हैं वो सघोष होते हैं। जैसे 3, 4, 5 ह स्वर अंतस्थ और ड़ और ढ ये घोष है, घोष या फिर सघोष हैं। स प्लस घोष, सघोष के साथ हैं। अघोष, जिनके उच्चारण में कोई गुनगुनाहट या वाइब्रेशन नहीं हो या झनकार नहीं हो, वो अघोष होते हैं। अघोष का रूल क्या है याद रखने का, 1, 2 श 1, 2 स इसको याद करने की एक ट्रिक है। 1, 2 स अघोष बाकी सब सघोष। 1, 2 स अघोष बाकी सब सघोष। ठीक है। देखो दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट इसी में बढ़ जाते हैं। र के विविध रूप देख लेते हैं। जैसे क्र है, ग्र है, प्र है, स्र है, द्र है। इसमें क्या है,
आधा क है और र पूरा है। आधा चढ़ा हुआ र है, देखने में आधा र लगता है, लेकिन एक्चुअल में जो है बलवान सवारी करता है उसके हिसाब से आधा क होता है इसमें और बाद में र पूरा होता है नीचे अगर चढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो क क्र पदेन र बोलते हैं। पदेन मतलब पैर में लगा हुआ र। ठीक है, पूरा र होता है ये। ठीक है, क्र ग्र प्र स्र द्र। द्र है जैसे तो आधा द पूरा र है। ट्र है, ट्र में जैसे आधा ट प्लस पूरा र। ठीक है, जिनकी मुंडी गोल होती है उसमें दो तरह से ऐसे चढ़ता है, क्रॉस करते हुए र चढ़ता है। ठीक है, पदेन र पूरा र। पदेन र में क्या होता है, पूरा र होता है। इसमें र किसी व्यंजन से जुड़ता है, व्यंजन आधा तथा र पूरा होता है पदेन र में। जैसे क्र है तो आधा क प्लस र है, ट्र है तो आधा ट प्लस पूरा र। ठीक है, एक होता है रेफ वाला र, ऊपर चढ़ता है जो डंडे के ऊपर, तो वो आधा र होता है। जैसे कर्म है, कर्म है तो क आएगा प्लस र आएगा आधा और म पूरा आएगा, इसमें आधा र होता है। जो ऊपर चढ़ने वाला र होता है वो आधा होता है। आशीर्वाद है, जैसे आशी और फिर आधा र प्लस वाद है। जैसे कार्य है, का आएगा प्लस आधा र आएगा प्लस य आएगा। अब ऋषि वाला देख लेते हैं, नीचे जो चढ़ता है ऋषि वाला क्रमी है। जैसे क्रमी तो आधा क है, फिर ऋषि वाला र है, फिर में है। ठीक है, प्र है जैसे आधा प प्लस ऋषि वाला री। स्र में आधा स प्लस ऋषि वाला री। द्र में आधा द प्लस ऋषि वाला री। श्रगाल है जैसे आधा तालव्य श है प्लस ऋषि है। ठीक है, व्यंजनों के कुछ वर्गीकरण देख लेते हैं हम। पार्श्विक व्यंजन, जुड़ पार्श्विक मतलब आसपास। ठीक है, ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। बोलने में जुबान फ्रंट को लॉक कर देती है और हवा पार्श्व से निकलती है। ल ल तो इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, ल को। कुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन या फिर लुढ़कना या ठोकर मारना। जैसे इसमें एक ही व्यंजन है, कौन सा है, र है। हवा को जबान पर लुढ़कते हुए बोलते हैं, र र। तो ये कुंठित है या प्रकंपित है। प्रकंपित या कुंठित व्यंजन किसको बोलते हैं, जो हवा को जबान पर लुढ़कते हुए बोला जाए, र र। ठीक है, कुंठित या प्रकंपित व्यंजन हो गया। पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो गया, ल, जुबान को फ्रंट में लॉक कर देता है। कुंठित व्यंजन कौन सा हो गया, हवा को जुबान पर लुढ़कते हुए बोलते हैं, र हो गया। वर्ष व्यंजन जो मसूड़े से बोला जाता है। मसूड़े से कौन कौन से बोले जाते हैं, ज रसना ल से याद रख सकते हो, जा रसना ला। ज र स न ल। दांत का मूल यानी मसूड़ा से बोलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उनको वर्ष व्यंजन या फिर मसूड़े से बोलने वाले व्यंजन बोलते हैं। ज रसना ल। ठीक है, काकल्य व्यंजन कौन सा, काकू से जिसको बोलते हैं। ऐसा व्यंजन एक ही है, ह। ये काकू से बोला जाता है, ह ह ह, ऐसा लगता है काकू से बोला जा रहा है। ठीक है, तो काकल्य व्यंजन कौन सा है, ह। य और व जो है वो अर्धस्वर कहलाते हैं। य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। व्यंजनों के कुछ विशेष वर्गीकरण देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है, जैसे उसमें क्या है, जब एक व्यंजन आधा हो और दूसरा पूरा हो तो उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कत है, कत आधा क है प्लस पूरा त है। ठीक है, लज, लज आधा ल है प्लस पूरा ज है। ठीक है, द्वित्व क्या होते हैं, द्वित्व या फिर युग्मक। जब एक ही व्यंजन को दो बार लिखें तो उनको द्वित्व या युग्मक बोलते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में डेढ़ ल है, जैसे दे प्लस आधा ल प्लस पूरा ल प्लस एक की मात्रा। पक्का है, जैसे ये द्वित्व हैं या युग्मक हैं। असंयुक्त, असंयुक्त जब व्यंजन स्वतंत्र रूप से लिखा जाए, क ख ग घ य, ये सब क्या है, असंयुक्त व्यंजन है। नासिक के क्या है, बोलने में हवा नासिका में जाए, जैसे अंगायण नाम, ये नासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं दोस्तों। अभी स्वरों का वर्गीकरण, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, जिह्वा की दृष्टि स्थिति के आधार पर अगर हम बोलें तो अग्रस्वर होगा, मध्य स्वर होगा, पश्च स्वर होगा। अग्रस्वर मतलब जीव के अगले भाग द्वारा जो बोला जाए, ए ई ए ऐ, ये सब क्या हैं, अग्रस्वर हैं। ए ई ए ऐ जिह्वा की स्थिति के आधार पर। मध्य स्वर कौन कौन से, जीव के मध्य भाग द्वारा जो बोले जाते हैं, जैसे मध्य भाग द्वारा एक ही वर्ण बोला जाता है, कौन सा है वो, अ। पश्च स्वर, पश्च स्वर क्या होते हैं, जो जीव के पश्च भाग द्वारा बोले जाते हैं। बड़ा आ ऊ, छोटा ऊ ओ औ, आ ओ ऊ ओ औ, ये सब क्या है, पश्च स्वर हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अब मुख के खुलने के आधार पर हम देख लेते हैं। मुख के खुलने के आधार पर हम देखें अगर, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे समृत हो गया,
समृत, अर्ध समृत, फिर अर्ध विवृत और फिर विवृत। अर्ध समृत क्या होता है, समृत क्या होता है, जिसमें मुंह बिल्कुल ही 15% के आसपास खुले, जिसके उच्चारण में मुंह कम खुलता है या लगभग बंद सा रहता है, तो वो समृत स्वर होते हैं। समृत स्वर कौन कौन से हैं? छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ए, ई, ओ, ऊ। 15% ही मुँह खुल रहा है तो ये समृत हो गए। अर्ध समृत में क्या है, मुंह थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, उससे 30% के आसपास। तो अर्ध समृत में मुंह आधा सा खुलता है, जैसे छोटी ए और छोटा ओ है, ए और ओ, ए ओ। अर्ध विवृत, अब अर्ध विवृत में 60% मुंह खुलता है। अ, आई, ओ, बड़ा ओ। छोटा ओ तो अर्ध समृत में आ गया, बड़ा ओ किस में आएगा? अर्ध विवृत में, या फिर अ। और विवृत में एक ही वर्ण आता है जो कौन सा है? आ, जिसमें मुंह 90% खुलता है। ठीक है, ओष्ठ के कुंडली के आधार पर देख लेते हैं। जो स्वर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है वो वृत्ताकार होते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं? छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, छोटा ओ है, बड़ा ओ है। ओ, ऊ, ओ, औ। इसमें क्या है, बोलने में वृत्ताकार मुंह ओठ हो जा रहे हैं। ठीक है, तो वृत्ताकार हैं ओठ के कुंडली के आधार पर। अवृत्ताकार देख लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। अ, आ, ए, ई, ए, ऐ, ये सब अवृत्ताकार हैं, जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल ना हो। ठीक है, अनुनासिकता के आधार पर देख लेते हैं। सानुनासिक या अनुनासिक, मतलब जो नाक के बल से बोले जाते हैं, तो ये कौन कौन से हैं? जैसे अंग, आ, ए, ऐ, ये सब क्या हैं? सानुनासिक या अनुनासिक हैं। बिना नाक के जो उच्चारण होता है उनको निरानुनासिक बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है? निरानुनासिक हैं। ठीक है, निरानुनासिक बिना नाक के उच्चारण होता है इसमें। अ से अंत हो तो अकारांत बोलेंगे, अकार। ओ से अंत हो तो अकारांत बोलेंगे, ए से अंत हो तो एकार बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं दोस्तों। आगे फिर अभी समास के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।